हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और नया चैप्टर। अभी तक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको लिंक दिखा होगा, फटाफट से जाकर उसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट के कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, आपके लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ जी, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि व्हाट इज ब्रीदिंग एक्चुअली। एंड ये तो बहुत ही ईजी सा है, हम जो सांस ले रहे हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, बड़ा ही सिंपल है। बट वहीं अगर कोई ये बात कह दे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो हम कह देते हैं ब्रीदिंग ही तो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग ही तो रेस्पिरेशन है। बट बेटा यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए बात क्या है, यहीं से मैं बात स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से आपके वर्ड से मतलब निकलता है बिल्कुल वहीं से हमें स्टार्ट करना है। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ना, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है बेटा, ब्रीदिंग इज आप जो एयर है उसे सांस अंदर ले रहे हैं, जो आप सांस लेते छोड़ते हैं दैट इज पर्टिकुलरली ब्रीदिंग। आप सांस ले रहे हैं या फिर आप सांस छोड़ रहे हैं, मतलब आप जो एयर है वो ब्रीद इन कर रहे हैं या फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो आपके कंप्लीटली ब्रीदिंग में आता है। बट जो आपने एयर ली है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को टिश्यूज जब यूटिलाइज कर लें और यूटिलाइज करने के बाद में CO2 रिलीज करवाएं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में आ रही है कि ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। बट अब क्योंकि हम एनसीईआरटी को एक इम्पॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है, एनसीईआरटी एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखती है, ध्यान से देखिएगा। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बहुत ही सही बात लिखी है उसने कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर रही है विद एटमॉस्फेयर CO2 के साथ में, दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग। बिल्कुल सही बात लिखी है। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में एनसीईआरटी लिख देती है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। जो बात थोड़ी सी अलग हो गई कि रेस्पिरेशन में तो वो प्रोसेस हो रही है, बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने ये लाइन करेक्टली लिखी है, बहुत ही प्यारे तरीके से मेंशन करके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखी है, तो ये लाइन के अलावा हमारे लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। और ये लाइन हमारे नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन भी है, तो हम लोग यहाँ पर +4 कर लेंगे। इस लाइन को आप कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस। अब बात आती है बेटा कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बना हुआ कैसे है। हम जानते हैं कि हमारे पास लंग्स हैं बेटा, ठीक है, लंग्स हैं, हम लोग ऑब्वियसली ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, CO2 रिलीज आउट कर रहे हैं, ये बात भी करेक्ट है। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि अगर हम एनिमल्स का डिस्कस करने बैठे यहाँ पर, ऑब्वियसली ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इन डिटेल हम ह्यूमंस का ही पढ़ेंगे, बट अगर हम बाकी एनिमल ग्रुप को देखें तो इतनी बात क्लियर है बहुत ही ज़्यादा कि जब भी आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं इन एनिमल ग्रुप, वहाँ होता क्या है कि जो एक एनिमल का हैबिटेट है, दूसरा उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एक किसी एनिमल का हैबिटेट कि वो कहाँ रहता है, हैबिटेट, एंड दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पर, इन दोनों क्राइटेरियाज के बेसिस पर डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो और कोई सिस्टम हो। सेम जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इनके पास में डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। अब एनिमल ग्रुप्स में कौन कौन से जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी उसे भी मेंशन करती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप। सबसे पहली बात आती है लोअर इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटफॉर्म्स की, जो कि अपने बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन करके अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, बड़ा ही ईजी। दूसरे आते हैं अर्थवॉर्म्स, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरे आते हैं अर्थवॉर्म्स जो कि अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल से एक्सचेंज करते हैं। जो अर्थवॉर्म को आप अगर कभी टच करके देखा हो तो बड़े मॉइस्ट होते हैं, तो वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं बेटा। तीसरे आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स,
जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि इनके पास में होता है ट्रेकियल सिस्टम, एंड जो आपके बाकी के इंसेक्ट्स भी हैं उनके पास में ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर दिस ब्रीदिंग कह लो आप, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कह लो। क्लियर। तीसरे आते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स, जो कि एक्वेटिक है, मोस्टली एक्वेटिक, एंड मोलस्कन्स जितने भी हैं इनके पास में प्रेजेंट होते हैं गिल्स। अब इनके पास में तो प्रेजेंट है ही, जो वाटर एनिमल्स हैं मोस्ट ऑफ द वाटर एनिमल्स हैव गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर आ जाती हैं कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म। इन्हीं की जब हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करें तो इनके पास में प्रेजेंट होंगे लंग्स। ऑब्वियसली अब भैया वाटर के अंदर रह रहे हैं तो गिल्स है ना, बट वहीं अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे तो इनको ज़रूरत है लंग्स की। ठीक है। फिर आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि वर्टिब्रेट्स में अगर फिशेस की बात की जाए, क्योंकि ये वाटर में रहती हैं, इनके पास में होते हैं गिल्स बेटा, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स इन सब के पास में प्रेजेंट है लंग्स। ऑब्वियसली इतनी बात क्लियर है बेटा। अब एक बात, जब आपने फ्रॉग पढ़ा होगा, बड़ा ही प्यारा सा भद्दा सा दिखने वाला एनिमल, तो वहाँ पर आपको ये बताया गया होगा कि इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बड़े सारे टाइप के हैं, क्योंकि ये एम्फीबिया है ना, तो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसके पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। दूसरी बात, ये समर स्लीप एंड विंटर स्लीप भी करता है, यानी कि एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तो उस सब के लिए भी इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। करता क्या है, ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकता है, जिसे हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ये लंग से रेस्पिरेशन कर सकता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये अपने माउथ एंड ओरल कैविटी से भी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है, जिसे हम लोग बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रॉग आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड फ्रॉग का ये एक मेन फीचर है। इतनी बात सभी को क्लियर है। एंड ये बस हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑब्वियसली आना तो हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा हमने, अब हमें आना तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही है। सारे सिस्टम हम पढ़ के आ गए, और एनिमल्स की चलो हम एक बार देख कर आए, बट हमें पढ़ना तो ह्यूमंस का ही है। अब इस वाले डायग्राम को अगर आप देख रहे होंगे तो उतना ज़्यादा क्लियर इस डायग्राम में नहीं है, हालांकि ये डायग्राम देखने में खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके के और भी जो आप डायग्राम्स देखते हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है, बट आप अगर अपनी लेबलिंग करने जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें दिक्कत आएगी। डायग्राम मैं अपना खुद बनाऊंगी, डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, आप अपना बनाएंगे अपने नोटबुक में। ठीक है। इस टाइप का कुछ डायग्राम आप बना सकते हैं, एनसीईआरटी का भी हम देखेंगे, बट हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऐड कर लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। ठीक। और यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात, पैसेज के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। आपका जो भी आप सांस लेते हैं, आप लेते हैं अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। दीज आर योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एंड वन साइड व्यू बना रहे हैं हम, तो एक बनाया है, ऑब्वियसली दो होंगे। ठीक। ये ओपनिंग क्या है बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लिखते जाइएगा। ये अगर आपने डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको एक एक रटने वाले नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपन होते हैं आपके नेज़ल चैम्बर में, ऑब्वियसली। ठीक। यहाँ हो गया आपका नेज़ल चैम्बर। ठीक। ये नेज़ल चैम्बर कंटिन्यू हो जाता है आगे। ठीक है। अब इतनी तो बात हो गई नोज़ की, इसके नीचे हमारा माउथ भी तो प्रेजेंट है, तो इसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट है आपकी माउथ की ओपनिंग बेटा। दिस इज योर ओपनिंग ऑफ माउथ, एंड माउथ की ओपनिंग इस तरीके से आपकी ईसोफेगस और आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो आपका यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, जहाँ पर आप इधर से गुजर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो माउथ और जो आपका नेज़ल पैसेज है, इसकी दोनों की जो पैसेज है वो यहाँ पर कहीं कॉमन हो रहा है, देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं इस एरिया में कॉमन पैसेज आपको दिखाई देगा बेटा। यहाँ कहीं इस एरिया में आपको एक कॉमन पैसेज दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये कहीं कॉमन पैसेज दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है बेटा। ठीक।
एंड इस कॉमन पैसेज को, जो कि ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ऑब्वियसली माउथ से आप फूड खाएंगे एंड नोस्ट्रल से आपकी एयर, फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, दिस पैसेज इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ लिख लेते हैं। इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए, इस चैप्टर के नोट्स ऐसे बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी, जब आपको रिवीजन करेंगे तो वहाँ आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एक डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा। ठीक, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है, इतनी बात तो हो गई। अब इस एरो को थोड़ा सा इरेज करके अगर हम देखें कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ फेरिंग्स, बट एरो को थोड़ा सा हम साइड करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर हो क्या रहा है, मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखिए, इस फेरिंग्स के जस्ट बाद जो ओपन हो रहा है ना, मतलब पाइप के आगे का जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं बेटा लैरिंग्स। इसके आगे का ये जो पोर्शन है ना, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स यानी कि आपका साउंड बॉक्स। ठीक, लैरिंग्स यानी कि आपका साउंड बॉक्स। बट इस साउंड बॉक्स की जो ओपनिंग है, क्योंकि ये फेरिंग्स के बाद है, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। मार्क द वर्ड, ग्लॉटिस इज अ ओपनिंग। ठीक है, क्या है ये, ग्लॉटिस एंड इट इज द ओपनिंग। यहां से बना लेते हैं हम। ठीक, इट इज ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक, अब क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हो तो वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में ना जाए, या फिर जब आप सांस ले रहे होते हो तो वो आपके फूड पाइप में ना जाए, बेसिकली खाना खा रहे हो तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज में ना जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है आपकी बॉडी ने। ये जो ग्लॉटिस है ना, इसको आपकी बॉडी करेगी कवर। किस तरीके से, इसके पास में एक फ्लैप प्रेजेंट है, जिसे ढक्कन कहते हैं। इस तरीके का ढक्कन प्रेजेंट है, जिसे हम लोग, क्योंकि वो ढक्कन किसको कवर कर रहा होगा, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को, यानी कि आपके साउंड बॉक्स को, यानी कि ग्लॉटिस की ओपनिंग को कवर कर रहा होगा। ग्लॉटिस की ओपनिंग को कवर करने के लिए जो ढक्कन प्रेजेंट है, जो फ्लैप प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हम ग्लॉटिस की ओपनिंग को कवर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं हम। ये हो गया एपीग्लॉटिस, ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये क्लोज हो जाएगा जिस टाइम पर, जैसे ही आप खाना खा रहे होंगे, आपका एक बोलस है, आप कुछ खाना खा रहे हैं। यहाँ से आपको डायग्राम में बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ से आपने ये खाना खाया, ठीक, ये खाना इधर आएगा, या कॉमन पैसेज फेरिंग्स में टिका हुआ है। अगर ये ढक्कन बंद नहीं हुआ तो सीधा रेस्पिरेटरी पैसेज में पहुँच जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में खाना ना पहुँचे, आपका बोलस ना पहुँचे, उसके लिए एपीग्लॉटिस इसे पहले ही बंद कर देगा। जैसे ही रेस्पिरेटरी पैसेज बंद हुआ, आपका बोलस फूड पाइप में यहाँ आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे बॉडी का मैकेनिज्म? तभी कहा जाता है कि खाते टाइम ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं उस टाइम आपका ये जो एपीग्लॉटिस है ये ओपन हो जाता है बेटा। क्योंकि जब आप एक्सपायर कर रहे होते हैं, मतलब ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, तब आप बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तब बोल रहे होते हैं, तो उसके लिए ये रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन हो जाता है, एपीग्लॉटिस आपका ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से फूड के चांसेस रहते हैं कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए। तो इसीलिए खाते टाइम बोलते नहीं है, दैट इज द रीज़न। ठीक है, एपीग्लॉटिस का आपको समझ में आ गया। पैसेज बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद में आया नेजल चैम्बर। थोड़ा सा टाइम देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, फटाफट कर लेंगे, भूल जाएंगे। ठीक, नेजल चैम्बर ओपन होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर विच इज फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, जिसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को ड्यूरिंग द सॉलोइंग, जब हम खाना निगल रहे होते हैं, कवर करता है एपीग्लॉटिस विच इज अ थिन फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इतना हो गया। इलास्टिक कार्टिलेज होती है बेसिकली। ठीक है, इट इज एपीग्लॉटिस, यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, ग्रीन वाला है एपीग्लॉटिस। ठीक, एपीग्लॉटिस साथ में बनाते जाइएगा, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू है, आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू है ऑब्वियसली कार्टिलेज। ठीक, अब वापस से आ जाते हैं हम अपने इसी पैसेज पर जहाँ पर हम चल रहे थे। ये जो आपका लैरिंग्स है, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, अल्टीमेटली इसके बाद में अराइज होता है आपका
प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक, क्या अराइज होगा आपका? प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मेंशन भी है, नहीं तो हम आगे कर भी लेंगे। देखिए बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से निकल के जा रहा है इट इज़ ट्रेकिया। ठीक है, इट इज़ ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आप इसे प्राइमरी ब्रोंकाई कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी ब्रोंकाई। एंड प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में ये डिवाइड हो जाता है दो में, जिन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और ये जहाँ पर डिवाइड हुआ है ना, ये आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो वर्टिब्रा है उसके थोरेसिक जो वर्टिब्रा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा में आपकी फिफ्थ वाली जहाँ पर है उस लेवल पर ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ डिवाइड हो रहा है ये? एट द रीजन ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जहाँ ये डिवाइड हो रहा है इट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इतनी बात क्लियर है? इट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। यहाँ पर ये डिवाइड हो गया दो ब्रोंकाई में, जिन्हें हम लोग अब सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएंगे इन टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक, टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जो आपके टर्शियरी ब्रोंकाई हैं बेटा, ये डिवाइड हो जाएंगे इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। दीज आर इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक, अब ये जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं बेटा आपके, इनके पास में अराइज होंगी आपके एल्वियोलर डक्ट्स, एंड इन एल्वियोलर डक्ट से लगे हुए होंगे एल्वियोलाई। ठीक, दीज आर एल्वियोलर डक्ट्स, एंड ये हैं आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। ये पैसेज समझे? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ बेटा, जो आपके ये जो ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियल हो गया, इसके अंदर आप जो एयर आपने इन की है वो जा रही है कहाँ तक? एल्वियोलाई तक, क्योंकि एल्वियोलाई इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड इसके अलावा एल्वियोलर डक्ट्स में भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी इससे ऊपर तक में होता है कंडक्शन ऑफ गैस, कंडक्शन ऑफ एयर बेसिकली। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ? कंडक्शन ऑफ एयर, एंड इसके ये वाले जो दोनों पार्ट हैं इसमें क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इससे पहले में कंडक्शन ऑफ गैसेस। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए, ये जो आपके बेटा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई है ना, यही पैक करके बना रहे होते हैं आपके लंग्स। यस, यही पैक करके बना रहे होते हैं आपके लंग्स। तो अगर मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर दूं तो इस टाइप से आपके बन जाएंगे लंग्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट बोर्ड्स वाला डायग्राम नहीं है, बहुत ही बेसिक डायग्राम है, जिससे कि हमारे सारे लेबलिंग आ जाए। अगर हम इसे बहुत सुंदर बना दें तो हमारी लेबलिंग्स नहीं यहाँ पर कवर हो पाएंगी, तो बेसिक सारा डायग्राम बनाया हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यही सब क्या कर रहे हैं? आपके लंग्स को कंप्राइज कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो मैंने नॉच बनाई है, एक मैंने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया है, इट इज़ योर लेफ्ट लंग, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। एंड ऑब्वियसली कार्डियक नॉच का मतलब यहीं पर आपका जो हार्ट है वो बड़े छुपा कर रखा जाएगा। ठीक, इस सब के अलावा एक बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट में आपकी एयर आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। जब तक एयर है तब तक तो ये नॉर्मल रहेगा, पर जैसे एयर बाहर हो ये पिचक ना जाए उसके लिए इनके ऊपर होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, इस तरीके से, जो कि सी शेप्ड होती है बेटा, इस तरीके से पैक कर रही होती हैं। जैसे कि अगर ये बॉटल है तो इसको इस तरीके से पैक कर रही होंगी, मतलब कि थोड़ा सा ओपन रह जाएगा, समझ रहे? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और ये प्रेजेंट होंगी आपकी काफ़ी दूरी तक।
मतलब अगर आप इन्हें देखें तो ट्रेकिया में है, ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है। इसके अलावा जब तक आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल नहीं आ जाते, सेकेंडरी के बाद आपके टर्शियरी तक ये कंटिन्यूअस रहेंगी, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ताकि ये आपके जो ट्यूब्स हैं ये पिचक ना जाए बेसिकली। इतनी बात क्लियर है आप सभी को। अब बात आती है कि जो आपका लंग्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसके पास में डबल मेम्ब्रेन एक लेयर है बेटा, डबल मेम्ब्रेनस लेयर है। जैसा कि हमारे हार्ट के पास में थी डबल मेम्ब्रेनस लेयर, सेम इसके पास में है डबल मेम्ब्रेनस लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड यही जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस है, बाहर वाली जो है, जो आउटसाइड है, उसे हम लोग कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। एंड जो इनसाइड है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके लंग्स के, उसे कह देते हैं विसरल प्लूरा। आप अपने नोट्स में बहुत ही क्लैरिटी से लिखिएगा, यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, आप बड़ी क्लैरिटी से बनाइएगा। डायग्राम सुंदर होने की परवाह नहीं है, डायग्राम क्लियर होने की परवाह है, ठीक है। विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, इतनी बात क्लियर है। और ऑब्वियसली हमें हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना है, तो इन दोनों के बीच में भरा हुआ है ढेर सारा प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा हुआ है इन दोनों के बीच में, यहाँ लिख लेते हैं हम, ढेर सारा प्लूरल फ्लूइड। इतनी बात क्लियर सभी को। तो हमारे लंग्स का हमने एक पैसेज देख लिया कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पैसेज बना हुआ है, हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देख लिया। तो लंग्स तो हमारे ये ब्रोंकियो, ब्रोंकाइल, ये जो आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हैं और आपके जो एल्वियोलाई हैं, इन सब से पैक होकर बने हैं। और दूसरी बात, इनके ऊपर आउटर कवरिंग है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर इज पैराइटल, इनर इज विसरल, एंड इन दोनों के बीच में फिल्ड है प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है आपके लंग्स को, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला डायग्राम आपका, यस, ये देख लेते हैं। हाँ, नेजल कैविटी बनी हुई है, फेरिंग्स, यहाँ पर पहले नोस्ट्रिल्स है बेटा, फिर नेजल कैविटी मार्क करना है, ठीक है। पहले नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, इसके ऊपर क्लोज होगा एपिग्लॉटिस। लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, फिर आपका या से ब्रोंकाई होते बेटा, ठीक है। और दो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर उसके बाद में, या फिर इसे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी ब्रोंकाई को आप ब्रोंकस भी कह सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में टर्मिनल हो जाते हैं। टर्मिनल के बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, जो कि दोनों एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये एल्वियोलाई इस तरीके से, देखिए अंगूर के गुच्छे जैसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं। और जूम करके अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके साथ में ये गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली जो आपका पैसेज है वो हमने पढ़ा, ठीक है। एक बार से यहाँ से ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ, जो नेज़ल पैसेज था ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे कि पहली बात तो जो एयर आई है अंदर, वो प्योरीफाई हो रही होगी, प्योरीफिकेशन ऑफ एयर, ये बात आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही होगी कि जैसे ही आपकी एयर आई है उसको ह्यूमिडिफाई किया जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा होगा, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन होगा इसके अंदर। इसके अलावा ये जो आपका नेज़ल पैसेज है, इसी में नेज़ल पैसेज, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमने नेज़ल चैम्बर बनाया था, बेसिकली चैम्बर में लिख लीजिए ये सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें चैम्बर में लिख लीजिए, ठीक है। पैसेज में होती है, बट मेन जो चीज़ है वो आपके चैम्बर में हो रही होती है, ठीक है। नेज़ल चैम्बर में इसके अलावा एक और काम हो रहा होता है। जैसे कि आपकी एयर बाहर से आई है तो उसका टेम्परेचर हायर होता है एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनल बॉडी, उसका टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसे बेसिकली वार्मर किया जाता है, मतलब टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो बेसिकली वार्मर किया जाएगा इसे, ठीक है, ठीक। जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसे वार्मर किया जाएगा। और फिर ये पैसेज कंटिन्यू हो जाएगा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया,
फिर इसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई, ये दोनों काम करते हैं एक्सचेंज का। बाकी पूरा पार्ट है कंडक्शन का। ठीक है, अब इस सब के बाद में बात ये आ जाती है कि ये जो आपके लंग्स हैं ये सिचुएटेड कहाँ हैं? ऑब्वियसली हमारे थोरैसिक कैविटी के थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। और ऑब्वियसली ये जो थोरैसिक चैम्बर है एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है बेटा। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर में है ये, एंड थोरैसिक चैम्बर यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोरैसिक चैम्बर इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ठीक, जिसमें आपके ये जो लंग्स हैं ये लोकेटेड हैं। थोरैसिक चैम्बर बना कैसे है वो चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक और ऐसी स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं जिससे कि हम वहाँ पर ही लिख पाएंगे ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, ये जो थोरैसिक चैम्बर है बना हुआ कैसे है ये चीज़ें लिखनी है हमें, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली बात तो पीछे से कुछ सपोर्ट चाहिए। पीछे से सपोर्ट के लिए हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम से बड़ा कोई नहीं है। पीछे आएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, आगे आएगा स्टर्नम। ठीक, आगे आएगा स्टर्नम। ठीक है, लेटरली आएंगी आपकी रिब्स, और नीचे की साइड से आएगा आपका डायफ्राम। ठीक है, तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम आया, आगे से स्टर्नम आया, साइड से रिब्स आई, एंड नीचे से डोम शेप का डायफ्राम। डायफ्राम बेटा अगर आपको नहीं पता है तो डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के बने हुए हैं बेटा, एंड ये डायफ्राम हमेशा इस शेप में रहता है, जिससे कि ये इस टाइप का, आप ये देखिए कि जो मैं अपने हाथ में बना पा रही हूँ, इधर से एक और अगर मेरा हाथ होता तो ये कंप्लीट हो जाता। समझ रहे हैं? नीचे से डोम शेप का डायफ्राम लगा हुआ है, ऊपर से एक ऐसे लंग्स की शेप, एक ऐसे लंग्स की शेप, और नीचे डोम शेप का डायफ्राम। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपका एक एयर टाइट चैम्बर बना रखा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम और साइड से रिब्स। इस तरीके से आपका एयर टाइट चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपके लंग्स ऐसे सिचुएटेड है। और मज़े की बात ये कि जो आपका थोरैसिक चैम्बर है ये अपना वॉल्यूम कम या ज़्यादा करता है, तब आप ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर पाते हैं। लंग्स इसमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का भी बढ़ेगा, थोरैसिक कैविटी का कम हुआ यानी कि थोरैसिक चैम्बर का कम हुआ तो लंग्स का भी कम हुआ। समझ रहे हैं? लंग्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन थोरैसिक चैम्बर, एंड डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन थोरैसिक चैम्बर। तो अगर हमें ब्रीद इन करना है या ब्रीद आउट करना है तो उसके लिए जो हमारे मसल्स हैं या जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा वो हमारे थोरैसिक चैम्बर के मसल्स होंगे, जिनमें से कि एक मसल तो हमने देख लिया कि ये डायफ्राम है। दूसरे मसल्स बेटा आपकी जो रिब्स होती है ना, ये जो आपकी रिब्स हैं इन्हें हम कहते हैं कोस्टल्स। ठीक, और क्योंकि रिब्स आर बोन्स के बीच में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, एंड इन मसल्स को जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। इतनी बात क्लियर हो गई? जो आपकी रिब्स हैं उन्हें हम कहते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कोस्टल्स, एंड इनके बीच में जो मसल्स हैं दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इतना हो गया। अब ये सिर्फ यही मसल्स आपकी हेल्प करेंगी आपकी ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट में। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है हमें अभी वो देखना है कि कैसे आप सांस ले पाते हैं, कैसे आप ब्रीद आउट कर पाते हैं। जब आप ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं मैं अपनी, मतलब हमें पता नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, मतलब मैं बात करते करते सांसें ले ली मैंने इतनी सारी, 1 मिनट में कितनी ब्रीथ रेट होती है आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पहले से पता है तो आप चैट्स में नीचे बता सकते हैं, नहीं पता तो लेक्चर के एंड में आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर हम देखें तो देखिए बेटा, एक बैलून से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बैलून आपने बचपन में कई बार फुलाया होगा, आपने अपने बचपन में कई बैलून्स फुलाए हैं,
है ना। अभी भी बर्थडे पार्टीज़ पर बैलून्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, हम किसी पंप के थ्रू या फिर अपने मुंह के थ्रू भी हम बचपन में भरते आ रहे हैं उनमें हवा, तो हम उनमें एयर पंप कर रहे होते हैं। और एयर पंप करने के लिए हमेशा हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे उसमें एयर पंप होता जाता है। और अगर प्रेशर की बात की जाए तो एयर पंप करने के बाद में उस हवा से भरे बलून को अगर आप छोड़ दें तो उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जब तक उसकी हवा नहीं निकल जाती उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एयर पंप करने का, वॉल्यूम का एंड प्रेशर का रिलेशन है। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है, थोड़ी सी फिजिक्स लगानी है एंड ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, जब आपको सांस अंदर लेनी है, मतलब जब आपको करना है ब्रीद इन। अब ब्रीदिंग में दो प्रोसेस आती हैं। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं मतलब जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब आप सांस ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को जब आप अपनी बॉडी में ड्रॉन इन लिख लीजिए कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर किया आपने, ठीक। एंड वहीं जब आपने एल्वियोलाई से किया ना, एल्वियोलर एयर रिलीज किया, रिलीज्ड आउट किया, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, ठीक। जब आपने ब्रीद इन किया इट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, जब आपने ब्रीद आउट किया इट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन, ठीक। अब ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होगी और एक्सपिरेशन की प्रोसेस होगी, आपको बस इतना सा ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो हाँ इधर बना लेते हैं, ठीक। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले इंस्पिरेशन कैसे होगी, मतलब थोड़ी सी फिजिक्स लगानी है और फिजिक्स भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर जब आप एक बलून फुलाते हैं तो उसमें आपको एयर पंप करनी होती है, ठीक है। तो एयर पंप तब हो सकती है जब बैलून के अंदर ऑलरेडी प्रेशर ना हो। अगर वो ऑलरेडी बैलून फूला हुआ है तो आप क्या उसमें और पंप कर पाएंगे, फट जाएगा ना वो। तो आप तभी उसके अंदर एयर पंप कर सकते हैं जब अंदर प्रेशर कम हो, ठीक है। अंदर प्रेशर कम होगा, प्रेशर को कम करने के लिए हमेशा वॉल्यूम को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम का इन्वर्स का रेशियो होता है बेटा, समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे जिससे कि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर जैसे ही कम हुआ बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर उस टाइम पर ज़्यादा होगा। हमें एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अपना प्रेशर कम या ज़्यादा करना है। तो अब हमें क्या करना है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, क्योंकि लंग्स का डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, हम बढ़ाएंगे थोरेसिक चैम्बर का। थोरेसिक चैम्बर का अगर हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो ऑब्वियसली ये जो रिब्स है इन्हें हमें करना है थोड़ा सा अपलिफ्ट, ये हमारी रिब्स हैं, इन्हें हमें करना है थोड़ा सा अपलिफ्ट, और नीचे से जो डोम शेप डायफ्राम है इसे भी थोड़ा सा सपोर्ट देना है कि कम से कम तू ऐसे डोम शेप है थोड़ा सा नीचे ही हो जाए जिससे कि हमें सपोर्ट मिल जाए। इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा। देखिए ये है डोम शेप डायफ्राम, दिख पा रहा है आपको, ये है आपका डोम शेप डायफ्राम, ये ऐसे लगी हुई रिब्स ऐसे पैक करके बैठी हैं, छोटा सा वॉल्यूम है अभी, इसे इस साइड है। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगी तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब फ्लैट हो गया डायफ्राम, ठीक। ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्रीद इन हो जाएगा आपका। तो बस आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो आपका डायफ्राम है, क्योंकि नॉर्मली रिलैक्स स्टेज में ये रहता है डोम शेप का, ये वाली शेप का, इंस्पिरेशन के लिए ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे किसका, डायफ्राम का एंड आपके कोस्टल मसल्स का। कोस्टल मसल्स में मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ बेटा, जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है ना, इनमें भी दो लेयर है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो जो बाहर की लेयर है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर की तरफ है उन्हें कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो बाहर वाली ही जो है वो उसे पुल करती है और काम बन जाता है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी।
जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ही थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा अंदर का प्रेशर कम हो गया, मतलब इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर, अंदर लंग्स का प्रेशर इज इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर। क्या हुआ? इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कम हो गया, इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? विद एटमॉस्फेरिक एयर, विद एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कम हो गया। जैसे ही इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर ज़्यादा है, बाहर से ब्रीद इन हो गया, ठीक है। और अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो इस टाइप के हम लोग ब्रीदिंग को बोलते हैं नेगेटिव आप कह सकते हैं, मतलब नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर क्या है? नेगेटिव प्रेशर है, जिससे कि ब्रीद इन हुई है, ठीक। क्या हो गया? ब्रीद इन कर लिया है आपने। अब जब आपने ब्रीद इन कर लिया है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना होगा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन हो गया, अब करते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन करने के लिए क्या होगा? वापस से वॉल्यूम कम करना है, क्योंकि बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, वापस से कम करने के लिए रिलैक्स कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ एक्टिव, जबकि रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन इज नॉर्मल प्रोसेस, तो ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है। इस टाइम पर जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जो मसल्स हमने यूज़ किए, मसल्स गेट रिलैक्स्ड, ठीक, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा तो इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम हुआ है, अब क्या होगा? वापस से बढ़ जाएगा। तो इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर, इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में अंदर से एयर बाहर चली जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा? ब्रीद आउट। एक बार से फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना है? हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है, जिससे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होगा। ब्रीद इन करने के लिए हमें थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस शेप से इस शेप में आ जाएंगे, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ गई, क्योंकि इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कम हो चुका है। ब्रीद इन हो गया। ब्रीद आउट करने के लिए इन सबको रिलैक्स कर देंगे, वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा, इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक एयर, तो अंदर से एयर बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल है इंटरनल है। अंदर की काम नहीं करेंगे, आपको यह समझना है, बाहर की ही पुल करेंगी, बाहर की ही खींच रही होंगी, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही काम करेंगी बेटा, ठीक। ये याद रखना है आपको हमेशा। इतनी बात क्लियर है बेटा? इंस्पिरेशन की प्रोसेस, एक्सपिरेशन की प्रोसेस, ठीक। अब क्योंकि हमने एयर को एक्सपायर कर दिया है, बट तब भी आपके लंग्स कभी भी पिचके नहीं है बेटा। रीज़न कि आपके लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर बचा हुआ रह जाता है, अपनी कैपेसिटी के बाद में कुछ अमाउंट बचा रह जाता है, जिसे हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर भी करने वाले हैं। बात की जाए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, मतलब कि आपकी ब्रीद रेट की बात करें हम, तो आपकी जो ब्रीद रेट है बेटा, आपकी जो ब्रीद रेट है, यहाँ लिख लेते हैं, जो आपकी ब्रीद रेट है, इट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। बस इतना ही आपकी ब्रीद रेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसी ब्रीद रेट को या फिर जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, मेडिकल में यूज़ किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग कहते हैं स्पायरोमीटर, उससे मेजर किया जाता है, जिसका फ़ोटो कल मैं आपको जब वॉल्यूम्स हम लोग करेंगे तो वहाँ भी दिखाऊंगी कि कैसा वो दिखाई देता है बेटा। स्पायरोमीटर जैसे कि आपने स्टेथोस्कोप पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, सेम यहाँ पर मेजर करने के लिए वॉल्यूम्स को प्रेजेंट है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का एक ये डायग्राम और देख लीजिए, आपकी उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इंस्पिरेशन हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ गया है,
रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड हो गया है एंड रिब के जिस तरीके से डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, जिस टाइम पर आपके डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया था, बट डायरेक्शन आपको याद रखना है। आपका जो डायफ्राम है बेटा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये जब क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो ये जो आपका वॉल्यूम है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा रहा था इन एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। ठीक, एंड जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इन्होंने जो वॉल्यूम बढ़ाया था वो बढ़ाया था इन्होंने डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एंटीरियो पोस्टीरियरली, मतलब इधर से और इधर से, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ाया। ठीक, वहीं जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, क्योंकि कोस्टल्स तो आपके वो पूरे अराउंड है ना आपके, तो आगे से और पीछे से बढ़ाया, इन्होंने ऐसे बढ़ाया तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, इसकी बात हो रही है कि एंटीरियो पोस्टीरियर एंड डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। कल मैं आपको, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे की प्रोसेसेस, यानी कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितने वॉल्यूम्स हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रीद इन आप कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। इसके बाद में रेगुलेशन क्या है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है इन गैसेस का, ये गैसेस कंडक्ट होके कैसे जा रही हैं आपके टिश्यूज़ के पास में, एंड उसके बाद में इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या फिर नर्वस सिस्टम इसे कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद ऑपरेशन नीट, और हाँ, नोट ज़रूर बना लेना साथ के साथ। एंड जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको नोट्स मिलेंगे ऑन टेलीग्राम चैनल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।